आईपीएल का तीसरा मैच यानी कि मैच नंबर 3 खेला जाने वाला है राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस मैच की पिच रिपोर्ट बताने वाला हूं। साथ ही बात करने वाले हैं कि जो ये क्रिकेट हो रहा है गुवाहाटी में, यहाँ की पिच कैसी है और यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए क्या है और यहाँ पर विकेट्स का रिकॉर्ड क्या रहने वाला है, टॉस की क्या भूमिका रहती है इस पिच पर, और अंत में आपको मैं अपनी फैंटेसी की जो टिप्स है वो दूंगा और जो मैं फैंटेसी टीम मैंने खुद बनाई है उसको भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो पूरी तरीके से केवल और केवल इंफॉर्मेशन के पर्पज से बनाई जा रही है। यहाँ मैं किसी भी तरह से फैंटेसी या फिर रियल मनी गेमिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पज पर बेस्ड है। तो अब आइए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करें मैं अपने वीडियो के टॉपिक पर आ जाता हूँ और एक एक करके सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि दोस्तों ये मैच 30 तारीख को मंडे के दिन खेला जाएगा और गुवाहाटी के एसीए क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाने वाला है। लेकिन ये जो मैच हो रहा है इसकी जो पिच है वो खास करके बैटिंग सपोर्टिव पिच है और यहाँ पर पेसर के लिए हेल्प रहने वाली है कि यानी कि इस पिच पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है और खास करके शुरुआत के 10 ओवरों में। और यहाँ पर जो जो ये वेन्यू है, यहाँ पर बैटिंग करने का जो रिकॉर्ड रहा है, जो टीम टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करती है वो उसके जीतने के चांस यहाँ पर 60% होते हैं और जो टीम यहाँ पर चेस करने के लिए जाती है वो यहाँ पर 40% जीतती है। यानी कि जो टीम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करेगी उसके जीतने के चांसेस ज्यादा रहने वाले हैं। अब बात कर ले राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में जो आखिरी के 3 मैचेस खेले गए हैं, वहां पर हेड टू हेड जो रिकॉर्ड रहा है, राजस्थान रॉयल्स ने 2 जीत रखे हैं और चेन्नई सुपर किंग ने 1 जीत रखे हैं। यानी कि अगर स्टेडियम के हिसाब से देखा जाए, इस पिच के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर राजस्थान का पलड़ा भारी है। बात कर लेते हैं इस पिच की आखिरी टी20 जो 10 टी20 मुकाबले खेले गए हैं उनका रिकॉर्ड क्या कहता है। तो उनका रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से है कि इस पिच पर जो रन बनने का पहली पारी में एवरेज है वो है 160 से 175 के बीच में। आखिरी की 10 टी20 की मैं बात कर रहा हूँ। और जो सेकेंड इनिंग का एवरेज है वो है 150 से 165। यानी कहीं ना कहीं दूसरी इनिंग में चेस करना यहाँ पर थोड़ा सा टफ रहता है, जिसके कारण यहाँ पर एवरेज रन यहाँ पर कम बनते हैं और टीमें हार जाती हैं। अब आइए बात करते हैं यहाँ पर हाई स्कोरिंग जो मैच हुए 170 के प्लस के ही यहाँ पर मैच हो चुके हैं। यानी कि आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि इस पिच पर 200 के आसपास रन बनने वाले हैं, 200 से ऊपर ही बन सकते हैं अगर शुरुआत में विकेट नहीं गिरे तो। अब आइए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि यहाँ पर बॉलिंग का रिकॉर्ड कैसा रहता है इस पिच पर। तो यहाँ पर आखिरी के जो 10 टी20 मैच खेले गए हैं वहां पर पेसर को 60 से 65% विकेट मिलने के चांस रहते हैं। यानी 60 से 65% विकेट जो गिरते हैं वो तेज गेंदबाज इस पिच पर लेते हैं और बाकी 35 से 40% का जो एवरेज है वो स्पिनर्स का है। यानी कि स्पिनर्स इस पिच पर कम इफेक्टिव रहने वाले हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा तेज गेंदबाज और तेज गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर तेज गेंदबाजों को शुरुआत में स्विंग और बाउंस दोनों मिलता है, लेकिन स्पिनर मिडिल में काम आते हैं। यानी कि मिडिल का मतलब जब 10 ओवर के बाद 10 से 15 ओवर के बीच जब मैच होता है पहली पारी में, तब स्पिनर्स इस पिच पर इफेक्टिव रहते हैं और ये दूसरी पारी में भी होगा क्योंकि यहाँ पर चेस करना टफ हो जाता है। इसलिए बीच में जो अपने स्पिनर्स हैं वो अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा टीम बनाते समय इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर पिच का बिहेवियर क्या है। शुरुआत के जो ओवर होते हैं यानी कि पावर प्ले तक, वहां पर जो पेसर है वो इफेक्टिव रहते हैं, डोमिनेट करते हैं और जो मिडिल के ओवर है वो स्पिनर्स के लिए रहता है और डेथ ओवर में बैटिंग इजी हो जाती है। यानी कि पहली जो बल्लेबाजी होती है उसके डेथ के ओवर्स में यहाँ पर आपको बैटिंग करना आसान दिखने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं इस मैदान पर टॉस की क्या भूमिका रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने के लिए जाती है उसके जीतने के परसेंटेज 60% मैंने आपको बता दिया है। जो सेकंड इनिंग में चेस करेगी टीम उसके जीतने के चांसेस सिर्फ 40% रह जाते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको जो मैं टिप्स देने की बात कर रहा हूँ वो आपको कैसे टीम डिजाइन करनी है। तो यहाँ पर आपको अपनी टीम में 2 से 3 प्रॉपर तेज गेंदबाज खिलाने हैं। इसका आप ध्यान रखिएगा। जब मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 दिखाऊंगा उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और दूसरी चीज, टॉप ऑर्डर बैट्समैन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि शुरुआत में पेस एंड बाउंस दोनों है, इसलिए पावर प्ले में अच्छे खासे रन बनने के चांसेस रहने वाले हैं। आपको अपनी टीम में 1 से 2 स्पिनर रखने, उससे अधिक नहीं रखने हैं क्योंकि स्पिनर उतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं यहाँ पर, खास करके पहली पारी में। तो इसलिए आप स्पिनर्स की तरफ थोड़ा कम ही ध्यान दीजिएगा। अब आइए मैं आपको अपनी जो प्लेइंग 11 मैंने अपनी बना रखी है इस पिच की कंडीशन के हिसाब से आपको मैं दिखाता हूँ। आप मेरे साइड पे देख पा रहे होंगे ये मेरी प्लेइंग 11 है। यहाँ पर मैंने विकेट कीपर खिला रखे हैं 2, पहला संजू सैमसन, दूसरा ध्रुव जुरैल। और दोस्तों यहाँ पर मैंने संजू सैमसन को कैप्टन भी किया हुआ है क्योंकि संजू सैमसन का जो
T20 वर्ल्ड कप है वो काफी अच्छा गया है और टूर्नामेंट मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वो उसमें थे, इसलिए उनकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है। इसलिए संजू सैमसन को मैंने अपनी टीम में सेट किया है एज अ कैप्टन विकेट कीपर बल्लेबाज, क्योंकि वो ओपन भी करने आते हैं और विकेट कीपिंग भी करते हैं और चूंकि उनका फॉर्म भी अच्छा चल रहा है। इन 3 चीजों को देखते हुए मैंने उनको कैप्टन किया हुआ है, क्योंकि मान लीजिए बल्ले से कुछ नहीं कर पाएंगे तो अगर उन्हें 2-4 कैच पकड़ लिए, स्टंपिंग कर दी तो उसके पॉइंट मिलने के चांसेस बने रहते हैं। इसलिए मैं ज्यादा करके अपनी टीम में विकेट कीपर बल्लेबाज, टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को कैप्टन करता हूँ, जो कि आपको मेरी टीम में दिख रहा होगा। दूसरे ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल भी ऊपरी क्रम में आते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, स्टंपिंग वगैरह करते हैं, अच्छे कैचेस लेते हैं, बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, इसलिए मैंने ध्रुव जुरैल को यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है। अब आइए बात करते हैं बैट्समैन की। तो मैंने अपनी टीम में 3 प्रॉपर बल्लेबाज खिला रखे हैं, वो भी टॉप ऑर्डर के। पहले है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करने आ सकते हैं, वन डाउन भी आ सकते हैं, इसलिए ऋतुराज गायकवाड़ का फॉर्म, आईपीएल और रिकॉर्ड सब कुछ बेहतर है, इसलिए मैंने ऋतुराज को अपनी टीम में सेट किया हुआ है। और यशस्वी जायसवाल, नो डाउट बहुत अच्छी ओपन करते हैं और उनका बल्ला चल गया तो फिर स्कोर कहीं और ही आपको नजर आता है, इसलिए मैंने यशस्वी जायसवाल की फॉर्म और उनका आईपीएल का रिकॉर्ड देखते हुए उनको यहाँ पर मैंने वाइस कैप्टन कर रखा है, इसलिए यहाँ पर आप अगर चाहें तो इनको अपनी टीम में सेट कर सकते हैं। दूसरे हैं ब्रेविस, डी ब्रेविस। ब्रेविस भी अच्छे खासे खिलाड़ी हैं, इसलिए मैं ब्रेविस को यहाँ पर जगह दे रखी है। ऑलराउंडर मैंने खिला रखे हैं 3। पहले है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को मैंने इसलिए खिला रखा कि रविंद्र जडेजा ऊपर आके बैटिंग भी कर सकते हैं, टीम अगर मुसीबत में फंसती है तो वहां पर वो एक अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और निचले के जो बल्लेबाज होते हैं उनके साथ वो पार्टनरशिप कई मैचों में कर चुके हैं, इसलिए मैंने रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में सेट किया हुआ है। और है दूसरे शिवम दुबे। शिवम दुबे का जो T20 वर्ल्ड कप गया है बहुत अच्छा गया, लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, फास्ट बॉलिंग उनकी इतनी इफेक्टिव नहीं रहती है, लेकिन डेथ में जब आके बैटिंग करते हैं, डीप में बैटिंग करते हैं आके 7 नंबर 8 नंबर के आसपास, तो लंबे शॉट लगाते हैं, तेजी रन बनाने के लिए जाने जाते हैं शिवम। इसलिए दोस्तों मैंने शिवम दुबे को अपनी टीम में एज अ ऑलराउंडर खिला रखा है। और तीसरे हमारे ऑलराउंडर हैं दसुन सनाका, श्रीलंकाई ऑलराउंडर। दसुन सनाका तेज गेंदबाजी भी कर सकते हैं और बैटिंग भी कर सकते हैं। अब आप मेरे ऑलराउंडर्स को देख रहे होंगे, क्योंकि जो पिच है ये बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और ये हेल्प मिलने वाली है तेज गेंदबाजों को, इसलिए मैंने ऑलराउंडर भी उस तरह से बैठा के रखे हैं जो कि अपने कोटे के 4 ओवर कर भी सकते हैं और बैटिंग भी हिसाब से वो कर सकते हैं। इसलिए आप देख पा रहे होंगे मेरी जो ऑलराउंडर की जो मैंने कॉम्बिनेशन सेट किया हुआ है वो सारे प्रॉपर हैं, इसलिए दोस्तों आप चाहें तो इस पर ट्राई कर सकते हैं। और मैंने जो बॉलर्स खिला रखे हैं वो भी 3 खिला रखे हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आपको प्रॉपर 3 तेज गेंदबाजों के साथ जाना चाहिए। और मैंने जो पहला बॉलर खिला रखा है वो है जोफ्रा आर्चर, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, नूर अहमद अफगानिस्तान के, और मैट हेनरी, यानी कि तीनों एक से बढ़ के एक मैंने तेज गेंदबाज अपनी टीम में खिला रखे हैं, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को अगर स्विंग मिल गया पावर प्ले में तो उनको खेलना मुश्किल हो जाता है और नो डाउट अगर बाउंस और पेस अच्छा है पिच पर तो थोड़ा सा टफ टाइम वो दे सकते हैं। नूर अहमद बहुत अच्छे फॉर्म में थे, अच्छा खासा आईपीएल उनका पिछला गया हुआ है, इसलिए उनको मैंने अपनी टीम में जगह दे रखी है। मैट हेनरी नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर हैं और स्ट्राइक बॉलर हैं, इसलिए ये है मेरी प्लेइंग 11। आपको मेरी प्लेइंग 11 कैसी लगी आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी पिच रिपोर्ट अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल से आपको जुड़ जाना है, क्योंकि दोस्तों आईपीएल के सारे मैचों की पिच रिपोर्ट आपको हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी और मैं आपको अपनी प्लेइंग 11 जो भी बनाऊंगा आपको मैं दिखाऊंगा, बाई फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जितने भी प्लेयर लूंगा कि इनको मैंने अपनी टीम में क्यों जगह दी है, क्यों सेट किया हुआ है। इसलिए अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपका भाई आपके लिए हमेशा ही ऐसे वीडियो लाता रहेगा पूरे आईपीएल और भी उसके बाद जो सीरीज आने वाली है उसके बारे में मैं आपको प्रेडिक्शन और पिच रिपोर्ट देता रहूंगा, इसलिए आप जरूर से जरूर अपना प्यार दिखाइएगा हमारे चैनल पर। बाकी अगर आपको कोई सवाल है, आपके कोई मन में शंका है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई किया जाएगा। फिलहाल आपसे मुलाकात अब किसी दूसरी वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।